सभी भाई बहनों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। इस क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं, आप सभी को पता है, यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो बुक है। यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ पर जो भी हम प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं वो 1 to 5th, 6 to 8, 9 to 10th, 11 to 12th के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं और यह प्रश्न सभी सामान्य अध्ययन से संबंधित होंगे। और ये जो प्रश्न है वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों बेस पर आधारित प्रश्न है और पूछे हुए सभी के सभी प्रश्न हैं। इनको एग्जाम से पहले आप सभी को करके अवश्य जाना है, क्योंकि ये सभी प्रश्न प्रीवियस प्रश्न पत्र में पूछे गए हैं इस वजह से। और इनको हम लोग डिटेल के साथ सॉल्व इसलिए कर रहे हैं ताकि कोई भी प्रश्न यहाँ से निकल कर ना जाए। तो आप सभी को पेपर एग्जाम में जाने से पहले एक बार इस बुक का सलूशन जो है कंप्लीट जरूर देख लेना है। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है और आप सभी लोगों को प्लेलिस्ट पूरी वाच कर लेनी है। बाकी चलिए क्लास पर चलते हैं। इससे पिछली क्लासों में हम लोग कवर कर चुके हैं इतिहास और मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास और विश्व भूगोल, भूगोल, भारत का भूगोल, ये सभी टॉपिक कवर कर चुके हैं। आगे आप सभी लोग चलिए क्लास पर चलते हैं। इससे पिछली क्लास में हम लोग यहाँ तक कवर कर चुके थे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के देख सकते हैं। इस प्रश्न का जो है मैंने पिछली क्लास में आपसे सभी से प्रश्न से इसका जो है उत्तर पूछा था, तो आप सभी को इसका आंसर आशा करते हैं आप सभी लोगों ने दिया होगा। और यहाँ पर देखिए प्रश्न पहला पूछा गया है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से, और यहाँ पर ऑटोमोबाइल से निकास एग्जास्ट का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक कौन सा है? पारा है, कैडमियम है, सीसा है, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सीसा इसका राइट आंसर रहने वाला है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहने वाला है, जो कि सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है। इसका अगर देखा जाए तो सीसा लेड ऑटोमोबाइल निकास एग्जास्ट का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है। इसका शरीर पर विभिन्न प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसमें न्यूरोलॉजिकल और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, ठीक है, प्रभाव शामिल है। तो इसको आप सभी को याद रखना है और इसका डिटेल से जरूर करते जाइएगा ताकि कोई भी प्रश्न छूटे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में। अगले प्रश्न में देखिए पूछा गया है यहाँ पर मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है। आपको बताना है मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है। यहाँ पर देख सकते हैं पारिस्थितिकी अशांति, ऑप्शन बी दे रखा है तबाही, ऑप्शन सी दे रखा है पारिस्थितिकी क्षरण, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी राइट रहने वाला है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर पारिस्थितिकी क्षरण इसका जो है राइट आंसर है। मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में जो प्रतिकूल प्रभाव अर्थात परिवर्तन कहलाता है उसे कहते हैं पारिस्थितिकी क्षरण हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन पारिस्थितिकी क्षरण जो है इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन कहलाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पारिस्थितिकी क्षरण से पर्यावरण विशेष रूप से वायु, जल, भूमि के भौतिक, रासायनिक, जैविक अभिलक्षणों में अवांछित परिवर्तन से मानव आबादी, वन्य जीवन, औद्योगिक प्रक्रियाओं व संस्कृत विरासत, भवन व स्मारक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे होंगे जो इसके क्षरण से क्या क्या प्रभाव पड़ता है। वायु का पड़ता है, जल का और भूमि का, ठीक है। भौतिक, रासायनिक, जैविक तीनों प्रकार के यहाँ पर परिवर्तन होते हैं। वन्य जीव पर पड़ता है, औद्योगिक प्रक्रियाओं पर और संस्कृत विरासत, इन सभी पर प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे से एक प्रश्न पूछा जा रहा है एक सींग युक्त गैंडा का गृह राज्य कौन सा है? देखिए पाया तो हर जगह जाता है लेकिन इसका गृह राज्य सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो देखिए यहाँ पर अगर हम गृह राज्य की बात करें तो ये रहा असम, ठीक है। असम की राजधानी कहाँ है? तो असम की राजधानी कौन सी है? असम की दिसपुर, ठीक है। और चलिए यहाँ पर केरल, गुजरात राइट ऑप्शन नहीं रहने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर इसका डिटेल देख लीजिएगा। एक सींग वाला गैंडा भारतीय गैंडा राइनो प्रजाति में सबसे बड़ा है।
इसका प्रमुख गृह राज्य असम है। एक सींग वाले गैंडे की पहचान एकल काले सींग और त्वचा की सिलवटों के साथ भूरे भूरे रंग से होती है। देख सकते हैं यहाँ पर इसका गृह राज्य असम हो जाएगा। और काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है असम एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। आपको देखिए पूछा जा सकता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये कहाँ है, असम में है। ठीक है, इसको भी याद रखना है, असम में है और एक सींग के लिए ये फेमस है। ठीक है, और इसे IUCN की लाल सूची में जो है असुरक्षित के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आप सभी के सामने देखिए प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न, भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। ठीक है, आपको बताना है भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, तो ये क्या ये राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है या गोवा में है। उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, तो गोवा इसका राइट आंसर रहने वाला है। भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य जो है कहाँ स्थित है, तो गोवा में स्थित है। आप सभी को याद रखना है। यहाँ पर देख सकते हैं वन्य जीव अभयारण्य और अवस्थिति। तो भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य यहाँ पर गोवा में स्थित है और सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। कूनो वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। ये तीनों राइट आंसर रहने वाले हैं। आपको देखिए देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। 5वीं बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है। आपको बताना है कि 5वीं जो है बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है। 3167 है, 3267 है, 3067 है या उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो 3167 राइट आंसर अभी है। ठीक है, 5वीं जो बाघ गणना हुई है 2022 में उसके अनुसार अगर देखा जाए तो 3000 अर्थात 3167। ठीक है, 3167 आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर 5वीं बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या 3167 है। यहाँ दुनिया के जो है 70% से अधिक जंगली बाघों का निवास है। भारत में बाघों के संरक्षण के लिए जो है 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। यह देश के राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों के लिए आश्रय एवं संरक्षण प्रदान करता है। अगला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा है मेलघाट। मेलघाट टाइगर रिजर्व का संबंध किससे है। उत्तराखंड से है, महाराष्ट्र से है, पश्चिम बंगाल से है, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो मेलघाट जो है आपको याद रखना है, मेल मतलब महाराष्ट्र। ठीक है, मेलघाट अर्थात टाइगर रिजर्व जो है कहाँ है, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा मेलघाट टाइगर रिजर्व जो है महाराष्ट्र के अमरावती जिले में है। ठीक है, तो महाराष्ट्र के अमरावती जिले में क्या है, मेलघाट टाइगर रिजर्व। यह टाइगर रिजर्व मध्य भारत में सतपुड़ा हिल रेंज की दक्षिणी शाखा पर स्थित है, जिसे गबिलगढ़ हिल कहा जाता है। इसको भी याद रखना है, गबिलगढ़ हिल कहा जाता है। इसके बाद वर्ष 1974 में इसे बाघ अभयारण्य घोषित किया गया। यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1973-74, ठीक है, 1973-74 में अधिसूचित पहले 9 बाघ अभयारण्यों में से एक है। इसको याद रखना है। और अगला जो है नेक्स्ट यहाँ पर आप सभी के सामने देख सकते हैं हिमालयी भूरा भालू। यहाँ पर देखिएगा हिमालयी भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंसे, रेगिस्तानी लोमड़ी किसके उदाहरण हैं। दुर्लभ प्रजाति के हैं, विलुप्त प्रजाति के हैं, लुप्त प्राय प्रजाति के हैं, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर जो हिमालयी भूरा भालू जो है, एशियाई जंगली भैंसे और रेगिस्तानी लोमड़ी किसके उदाहरण हैं बताना है। दुर्लभ प्रजाति, विलुप्त। तो देखिए ये कैसी है, दुर्लभ प्रजाति है, विलुप्त नहीं है, लुप्त प्राय नहीं है। ये कैसी है, दुर्लभ प्रजाति है, रेयर स्पेसीज। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा हिमालयी भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंसे, रेगिस्तानी लोमड़ी दुर्लभ प्रजाति के उदाहरण हैं। दुर्लभ प्रजातियों के जीवों को प्रभावित करने वाले नकारात्मक कारकों की सक्रियता से छोटी प्रजातियों लुप्त प्राय या कमजोर श्रेणी में आने लगती हैं, इसलिए इनके संरक्षण की विशेष आवश्यकता होती है। इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप सभी के सामने देख सकते हैं अगला 8वां, निम्नलिखित में से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है।
अगला आपको बताना है निम्नलिखित में से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है? आर्गन को, ऑक्सीजन को, सल्फर डाइऑक्साइड को। तो गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक आपको पता है यह जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है यह मिलकर के क्या बनाती है? H2SO4 बना लेती है। देखिए इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसका डिटेल देखिएगा। वायु प्रदूषण में वायुमंडल में हानिकारक गैसों की मात्रा बढ़ जाती है। सामान्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, लेड इत्यादि गैसें प्रमुख वायु प्रदूषक हैं। ऑक्सीजन में आर्गन प्राकृतिक रूप से वायु के भाग हैं, अतः सल्फर डाइऑक्साइड जो है प्रमुख वायुमंडलीय प्रदूषक है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर देखिए पूछा गया है आपसे, किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? जो रक्षाबंधन है वो वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, वो राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। बिहार भैया, हमरो बिहार राइट आंसर रहने वाला है। तो वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में रक्षाबंधन मनाया जाता है। बिहार में रक्षाबंधन पर्व को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है? लकड़ी, रुई, एल्युमिनियम पन्नी, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है। तो देखिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एल्युमिनियम पन्नी जो है वो जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ ऐसे हैं जो प्राकृतिक कारकों जैसे कि पानी, ऑक्सीजन, वर्षा, सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से विघटित हो जाते हैं। अब ये पन्नी जो है इसको एल्युमिनियम पन्नी ये विघटित नहीं होगी। और लकड़ी, रुई, कपास जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं। एल्युमिनियम की पन्नी जो है जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? ओमनिवोर, कार्निवोर, हर्बिवोर। ठीक है। और नेक्स्ट जो है उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, कार्निवोर। ठीक है। यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट यहाँ पर, वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है कार्निवोर मांसाहारी कहलाता है। कार्निवोर ऐसा प्राणी होता है जिसकी भोजन और ऊर्जा आवश्यकताएं किसी अन्य प्राणी के शारीरिक भागों को ग्रहण करने से पूरी की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है? जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरणीय जंगल, समुद्री घास प्रवाह भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं। तो मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, सुंदरबन बायोस्फीयर या नीलगिरी बायोस्फीयर है। तो ऑप्शन ए इसका राइट रहने वाला है, मन्नार की खाड़ी। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी के सामने देखिएगा। अगले क्वेश्चन में मंगार यहाँ पर सॉरी डिटेल देखिएगा इसका। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है। इस जीवमंडल का जो है क्षेत्र क्या है? श्रीलंका के आगे भारत के दक्षिण पूर्वीय तट पर एक यहाँ पर देखिएगा कितना है, यहाँ पर इतना हेक्टेयर है, 10,50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र में 21 द्वीपों के साथ नदमुखों, समुद्री शैवाल युक्त समुदाय, समुद्री घटक, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, खारे दलदल और मैंग्रोव वन शामिल हैं। खाड़ी के 3600 पौधों जानवरों की प्रजातियां में विश्व स्तर पर लुप्त प्राय समुद्री गाय, डुगान और 6 मैंग्रोव प्रजातियां महाद्वीपीय भारत स्थानिक हैं। देखिए यहाँ पर पूछा गया कौन से कथन सही हैं।
आपको बताना है यहाँ पर कथन कौन कौन से सही हैं। गंगा नदी के जो डॉल्फिन है IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्त प्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इनमें से क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देती है। यह इकोलोकेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती है और शिकार करती है। इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है। तो आपको बताना है भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के में दिया गया है या नहीं। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, उपयुक्त सभी। यहाँ पर देखिएगा उपरोक्त में से सभी गंगा डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट में लुप्त प्राय की श्रेणी में रखा गया है। इसके साथ ही भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 की अनुसूची फर्स्ट के तहत गंगा जो है डॉल्फिन का शिकार करना जो है प्रतिबंधित है। यह दृष्टिहीन होती है, ठीक है। यहाँ पर आपको याद रखना है यह कैसी दृष्टिहीन होती है। शिकार करने के लिए इनके द्वारा इकोलोकेशन अर्थात पराश्रव्य ध्वनियों का उपयोग किया जाता है। उल्लेखनीय है कि गंगा डॉल्फिन को वर्ष 2009 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव नेशनल एक्वेटिक एनिमल के रूप में मान्यता दी गई, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? वायु से, पर्वत से, महासागर से, मीठे पानी के ग्लेशियर से। तो ऑप्शन सी सही होगा इसका, महासागर से, ठीक है। सुर्खियां बटोरने वाली जो लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से है? तो महासागर से। सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा महासागरों के संरक्षण से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 लिस्बन घोषणा हमारा महासागर हमारा भविष्य हमारी जिम्मेदारी को सर्वसम्मत से अपनाने के साथ संपन्न हुआ। 150 से अधिक देश समुद्री आपातकाल से निपटने के लिए विज्ञान आधारित और नवीन कार्यों को बढ़ाने पर सहमत हुए। अगला यहाँ पर देखिएगा आप सभी के सामने है, यहाँ पर 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए मनोरिया एमिस मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक है। हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में जो है छोड़े गए हैं? तो नतांगी राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा। तो इसका जो है नतांगी राष्ट्रीय उद्यान इसका राइट आंसर हो जाएगा। दस कैप्टिव नस्ल जो है यहाँ पर कछुए को सबसे बड़ी कछुए की प्रजातियों में से एक भारत के नतांगी राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए। और ये कहाँ पड़ता है? तो उत्तर पूर्व भारत के नागालैंड राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? नतांगी, ठीक है। स्थानीय क्षेत्रों में आम लोग इसे क्या कहते हैं? इंटकी कहते हैं। 1975 में नागालैंड राज्य सरकार द्वारा नतांगी राज्य रिजर्व फॉरेस्ट को वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया। अतः वर्ष 1993 में इसे क्या कहा? राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया 1993 में। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति SLCBC का शुभारंभ किया? तमिलनाडु में, सिक्किम में, असम में, मेघालय में। आपको बताना है गिद्ध संरक्षण के लिए जो है राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ किया, कहाँ किया? देखिए ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सा? तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य समिति SLCBC का शुभारंभ किया। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तमिलनाडु राज्य सफ़ेद पीठ वाले गिद्धों, लंबी चोंच वाले गिद्धों और लाल सिर वाले गिद्धों की मेजबानी करता है,
जिन्हें IUCN द्वारा गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। केरल जो है शांत घाटी साइलेंट वैली संरचित है क्योंकि यहाँ पर बताना है केरल की जो शांत घाटी साइलेंट वैली है संरक्षित है क्योंकि इसमें पौधों और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं, इसलिए यहाँ पर संरक्षित है। इसका डिटेल भी देख लीजिएगा। केरल की शांत घाटी साइलेंट वैली में पौधों और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ पर स्तनधारियों की 41 प्रजातियां, पक्षियों की 175 प्रजातियां, तितलियों की 164 प्रजातियां, सरीसृप की 49 और उभयचर की जो है 47, पतंगों की 400 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। ध्यातव्य है कि यहाँ पर शेर की पूंछ वाला मक्कार बंदर पाया जाता है, जो यहाँ की स्थानीय प्रजाति है। इरुलास, कुरुम्बा, मुदुगास और कट्टुनेक्कर यहाँ के प्रमुख जनजातीय समूह हैं। वर्ष 1914 में साइलेंट वैली क्षेत्र के जंगलों को आरक्षित जो है क्षेत्र तथा 1984 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई? 2010 में, 2011 में, 2012 में? तो यहाँ पर राइट आंसर है 2010 इसका सही हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए। इसका डिटेल देखिएगा थोड़ा सा। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT की स्थापना जो है 18 अक्टूबर 2010 को NGT अधिनियम 2010 के तहत पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों सहित पर्यावरण से संबंधित मामलों के प्रभावशाली व त्वरित निपटारे के लिए की गई। वर्तमान में जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव NGT के अध्यक्ष हैं। NGT का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी के सामने देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थाने इन situ संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है? वनस्पति उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, वनस्पति उद्यान। इसके बाद इसका जो डिटेल है आप सभी लोग एक बार देख लेना है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व आदि आते हैं, जबकि पर स्थानीय ex situ प्रकार के संरक्षण पद्धति में प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में बाहर निकालकर एक विशेष क्षेत्र या स्थान में रखा जाता है, जहां उनकी रक्षा या देखभाल की जाती है। इसके अंतर्गत प्राणी उद्यान, वनस्पति उद्यान, वन्यजीव सफारी पार्क, जीन बीज बैंक, ठीक है, आदि आते हैं। देखिए यहाँ पर 20 नंबर का क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से हुआ? शुष्क भूमि से, आर्द्र भूमि से, वन से, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन भी होगा आर्द्र भूमि से जुड़ा है। ठीक है, रामसर सम्मेलन जो है आर्द्र भूमि से जुड़ा है। यहीं पर देखिएगा रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। यह संधि 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में हुई थी, इसलिए इसे रामसर संधि के नाम से जाना जाता है। भारत ने इस संधि को पर 1 फरवरी 1982 के हस्ताक्षर
किए थे। तो इससे आगे के जो भी प्रश्न हैं हम लोग कवर करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास अगर आप लोग चाहते हैं तो आप सभी को मिलती रहे। ठीक है, और इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए शेयर ज़रूर कर दीजिएगा सभी दोस्तों में, ताकि सभी लोग स्टडी कर सकें। जय हिंद, जय भारत।